जी अस्सलाम वालेकुम। आज एडजेक्टिव का पार्ट बी है और हमने इसके पार्ट ए को कंप्लीट किया। उसमें हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, बेसिक रूल्स। ठीक है जी। और मैंने कहा था कि जो सेकंड पार्ट है उसमें बहुत सारे न्यू रूल्स होंगे। ठीक है, एडजेक्टिव्स की कैटेगरीज हैं, पार्टिसिपल क्या होता है, डेंगिंग मॉडिफायर, ठीक है, डिफरेंट फ्रेजेस हैं एटसेट्रा। अच्छा, इसकी जिस तरह 9 काइंड्स थी एडजेक्टिव्स की, इसी तरह इसकी 9 कैटेगरी हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स की, एडजेक्टिव्स को फंक्शन की बेस पे 9 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। डेटरमिनेट, ओपिनियन, साइज, शेप, मटेरियल, ओरिजिन, कलर, एज, पर्पस वगैरह। अच्छा, इसमें जो इसकी काइंड्स हैं और इसकी कैटेगरी हैं मिलती जुलती हो सकती हैं, कई एक सेम हो सकती हैं, मतलब सेम ही होंगी तकरीबन। लेकिन जो कि इसको फंक्शन की बेस पे हम अरेंज करते हैं, जिसको वर्ड यूज किया जाता है डोसा कॉम। डोसा कॉम, डी फॉर डेटरमिनेट, ओ फॉर ओपिनियन, फिर साइज, शेप, एज, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, फिर मटेरियल और पर्पस। तो है ये वही एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इनको फंक्शन की बेस पे हम अरेंज करते हैं इन कैटेगरीज की सीरीज। अच्छा, अब उसका क्या तरीकाकार है, इसका फायदा क्या होता है, इंग्लिश में, इंग्लिश राइटिंग में इनके रूल्स क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। डेटरमिनेट, आई सा अ मैन। अब मैन नाउन है, जबकि ए जो है वो आर्टिकल है, आर्टिकल एडजेक्टिव। ठीक है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और लास्ट नहीं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, यूं कहेंगे। आई सा अ सिक मैन। ठीक है, ए अगेन एक एडजेक्टिव है, सिक भी एडजेक्टिव है। ए और सिक दोनों एडजेक्टिव हैं। अब सिक जो एडजेक्टिव है उसको हम कहते हैं ये ओपिनियन है। ठीक है, मजीद पढ़ते हैं इसको। आई सा अ सिक ओल्ड मैन, एक सेंटेंस ये है, और द किंग वॉज काइंड एंड जनरस। अब इस पर गौर करना, डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे कि यहाँ दो एडजेक्टिव हैं, काइंड और जनरस, दोनों एडजेक्टिव के दरमियान यूज किया गया है एंड। ठीक है जी, जबकि यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स हैं, सिक और ओल्ड। ठीक है, सिक ओल्ड दरमियान में कोमा यूज किया गया है। उसकी क्या रीजन है, इन चीजों का आपने, क्योंकि आप यकीन रजिस्टर पर नोट्स बनाएंगे तो उस पर देखेंगे। सिक और ओल्ड, ये चूंकि डिफरेंट कैटेगरी है, अगर डिफरेंट कैटेगरी हो तो कोमा यूज करते हैं, और अगर सेम कैटेगरी हो, एडजेक्टिव्स की अगर सेम कैटेगरी यूज कर रहे हैं तो उसके दरमियान एंड लगता है। चलिए, बारी बारी से अब तमाम कैटेगरीज को हम पढ़ेंगे और फिर देखते जाएंगे आगे, कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। डेटरमिनेट, डेटरमिनेट में सबसे पहले आर्टिकल एडजेक्टिव, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करने लगा, कल हमने सब पढ़े। आर्टिकल एडजेक्टिव ए एंड दी, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी डेटरमिनेट में आते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी डेटरमिनेट में आते हैं, ही इज, हर, ऑन, योर वगैरह वगैरह। फिर न्यूमरल एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी डेटरमिनेट में आते हैं। डेटरमिनेट एडजेक्टिव्स हैं, और ये डेटरमिनेट में फिर आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, ये सब डेटरमिनेट में आते हैं। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स में कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स वो तमाम है। ठीक है, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड वगैरह वगैरह। चलिए इसको, अच्छा जी, और डिफरेंट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के दरमियान कोमा आता है, लेकिन डेटरमाइनर के बाद कोमा नहीं आता। मस्ट नॉट राइट अ कोमा आफ्टर डेटरमाइनर। बाकी मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स के दरमियान कोमा आता है, लेकिन डेटरमाइनर के बाद कभी कोमा नहीं आता, ये याद रखना। जैसे पीछे हमने यूज किया था, आई सा अ सिक ओल्ड मैन, तो ए के बाद कोमा नहीं आया, लेकिन क्योंकि हालांकि ए भी एडजेक्टिव है, लेकिन सिक के बाद कोमा आया, सिक एंड ओल्ड मैन। ये इसकी कैटेगरी टू है। एक तो डेटरमाइनर हो गया, और सेकंड कैटेगरी है ओपिनियन। ओपिनियन में जिस तरह हम्बल, ओपिनियन का मतलब होता है एडजेक्टिव में, यानी कि किसी नाउन के बारे में हम ओपिनियन दे रहे हैं कि वो जो नाउन है वो किस किस्म का है। वो हम्बल है, जनरस हो सकता है, वो अगली है यानी कि बदसूरत, स्मार्ट हो सकता है, हैंडसम हो सकता है। ठीक है जी, ब्रिलियंट है, ज़हीन है, नाइस है, वगैरह वगैरह। और ये मैंने डिफरेंट एडजेक्टिव्स और लिखे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको देखें। ठीक है, पॉज पास करके, वीडियो पास करके देख लें।
साइज, साइज भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की थर्ड कैटेगरी है साइज। ठीक है, हमने तरतीब भी याद रखनी है। स्मॉल, लार्ज, कोलेजम मतलब कोलेजल बड़ा सा, इनॉर्मस, जाइजेंटिक बहुत बड़ा, इमेंस भी बड़ा। इस तरह शेप में रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्ट्रेट, हॉलो, ये सब डिफरेंट शेप्स हैं। एज, ओल्ड, ठीक है जी, हिस्टोरिक, सीनियर, जूनियर, ओल्ड और न्यू, ठीक है, ये सब एज में आता है। सिक्स कैटेगरी है रेड, ग्रीन कलर वगैरह, ब्लू, वाइट, येलो वगैरह। ओरिजिन से मुराद होती है कि कोई भी जो नाउन है उसकी ओरिजिन क्या है। मिसाल के तौर पे कोई मटेरियल नाउन है, वो पाकिस्तान ओरिजिन का है, अफगानिस्तान में बना है, वगैरह वगैरह, ओरिजिन उसकी। ये बहुत कम यूज होता है। मटेरियल से मुराद है कि कोई भी नाउन है वो किस चीज से बना। अब इंसान की बात करेंगे, इंसान एक नाउन है लेकिन उसका कोई मटेरियल तो नहीं है ना। लेकिन अगर आप बात करें एक टेबल है, तो टेबल किस चीज की बनी हुई है? मार्बल की बनी हो सकती है, वो वुडन भी हो सकती है, तो ये मटेरियल है। पर्पस, हर चीज का एक पर्पस है। पर्पस का मतलब तो हमने किस लिए यूज करना है। जिस तरह फ्रूट बाउल, अब बाउल मतलब वो बर्तन जिसमें फ्रूट्स आते हैं, तो फ्रूट बाउल ये उसका पर्पस हो गया। रनिंग शूज, शूज और रनिंग शूज यानी दौड़ने वाले शूज। स्लीपिंग बैग, डस्टबिन वगैरह वगैरह। ओके, अब इन तमाम को हम एक सेंटेंस में कंपाइल करेंगे, जितनी भी कैटेगरीज हैं। इसमें मैंने ये लिखा है कि शी परचेज्ड, इसको हम अलग कर लेते हैं। अब शी परचेज्ड, उसके बाद उसने क्या खरीदा? किसी ने खरीदा कुछ, फीमेल ने, और वो खरीद रही है कुछ ऐसा। इसमें हम तमाम एडजेक्टिव्स यूज करते चले जाएंगे। क्या? शी परचेज्ड, वैसे ये है कि बाउल खरीदा, उसने बाउल खरीदा, लेकिन उस बाउल की खूबी क्या है? एडजेक्टिव यूज करेंगे। उसने दो बाउल खरीदे, टू, डेटरमाइनर, ठीक है, डी फॉर डेटरमाइनर। टू के बाद कोमा नहीं आएगा, डिटरमाइनर के बाद कोमा नहीं आता। अच्छा, उसके बाद हम उसके ओपिनियन दे रहे हैं। ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल भी थे, वो जो बाउल, ठीक है, एट द एंड हमने बाउल पढ़ लिया, ब्यूटीफुल भी थे। और थर्ड कैटेगरी लार्ज, वो लार्ज थे। और फोर्थ कैटेगरी शेप, तो राउंड थे। फिफ्थ कैटेगरी एज, तो वो एंशियंट थे। सिक्स्थ कैटेगरी कलर, रेड थे, ओरिजिन उसकी पर्शियन थी। उसके बाद मटेरियल क्या था? ग्लास का बना हुआ। और पर्पस क्या है? कि फ्रूट बाउल है वो। अच्छा, अब इसके आगे फिर मैंने कोमे को हाईलाइट करने की कोशिश किया, तो आप ये देखें कि ग्लास के बाद यानी कि इतने एडजेक्टिव्स हमने याद यूज कर लिए, लेकिन एट द एंड भी एंड का वर्ड यूज नहीं किया, हमने कोमा लगाया है। क्यों? उसकी रीजन है कि ये तमाम के तमाम डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। डिफरेंट कैटेगरीज जब भी हम यूज कर रहे हो तो कोमा लगाते हैं। ठीक है, कोमा लगा के एट द एंड कोमा लगा देते हैं, एंड नहीं लगाते। अगर सेम कैटेगरी यूज कर रहे हो तो हम एंड लगाते हैं। प्रैक्टिस से चीजें आएंगी जी। एग्जांपल्स मैं दे दूंगा। ये मैंने ऐसे बाउल बना दिया था, इसकी पिक्चर ऐड कर दी थी। अच्छा, जिस तरह हमने इस सेंटेंस में नो कैटेगरीज पढ़ी प्रीवियस में, लेकिन उसूलन तौर पर एडजेक्टिव की तीन से ज्यादा एडजेक्टिव्स एक सेंटेंस में यूज नहीं करने चाहिए। ओके, अब कुछ और हम देखते हैं, इसके रूल्स हैं, जो केसेस हैं, क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे। ही वॉज एन अगली स्मॉल बॉय, ये ठीक है। क्यों? इसको कोमे से सेपरेट किया गया, अगली और स्मॉल बॉय को कोमे से सेपरेट किया गया। क्योंकि अगली मतलब अगली ओपिनियन है, ठीक है, बदसूरत है वो। स्मॉल उसका साइज है, तो पहले ओपिनियन फिर साइज, ठीक है, तो करेक्ट हो गया। ही वॉज अ हम्बल जनरस मैन, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम्बल और जनरस ये सेम है, सेम कैटेगरी है। हम्बल और जनरस को अगर सेम कैटेगरी हो तो फिर इसको एंड से सेपरेट करना चाहिए, तो एंड लगा दो। अच्छा, अब इसमें एक मिस्टेक और हो सकती है। ही वॉज अ जनरस एंड हम्बल, अब एंड तो लगा दिया लेकिन ये फिर भी रॉन्ग है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है कि हम्बल छोटा एडजेक्टिव है, जनरस बड़ा है। यानी कि हम्बल में देखें सिक्स लेटर्स आते हैं, जबकि जनरस में सेवन या एट होंगे। तो पहले आप हम्बल लगाएं, फिर इसके सेंटेंस को यूं बनना चाहिए, ही वॉज अ हम्बल एंड जनरस मैन। ठीक है, जिस तरह देखें ऊपर, ही वॉज अ अगली एंड स्मॉल बॉय, तो ये करेक्ट है। अगर इसको यूं करें कि ही वॉज अ स्मॉल अगली बॉय, तो गलत हो जाएगा।
खैर ये तो वैसे सिर्फ वैसे भी गलत हो जाएगा क्योंकि कैटेगरी डिफरेंट है। तो आप ये हम्बल जनरस के एग्जांपल्स को समझ लें। इसमें एक सेंटेंस है, द मैन वाज नाइस काइंड एंड जनरस। ठीक है, जो मैन है वो नाइस है, काइंड है एंड जनरस है। तो ये तीनों सेम कैटेगरी हैं। सेम कैटेगरी अगर तीन यूज हो रही है, ऐसा नहीं कि हर कैटेगरी के बाद एंड नहीं लगाना। आखिर दो जो होंगी कैटेगरीज उनके दरमियान दो एंड लगाना है। अगर ये तीनों की तीनों याद रखें, अगर ये तीनों डिफरेंट कैटेगरीज होती तो फिर हम एंड लगाते ही ना, फिर कोमा ही आता सिर्फ। ओके, पास पेपर में एग्जांपल है, शी वाज अ यंग एंड अ डेलिकेट गर्ल। वो एक यंग यानी कि एक नो उम्र और नाजुक लड़की थी। डेलिकेट मतलब नाजुक। हु लव्ड द ब्रेड एंड बटर, जो जिसको ब्रेड एंड बटर पसंद थे। अब ये तो क्लॉज है, हु लव्ड द ब्रेड एंड बटर। अब ये जो कि बिल्कुल करेक्ट है, हमारी जहां पे मिस्टेक है हम उसको पकड़ेंगे। शी वॉज अ यंग एंड अ डेलिकेट गर्ल। पहली बात तो दो आर्टिकल्स यूज हो गए। ठीक है, दो आर्टिकल एडजेक्टिव्स की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है और उसकी डिफरेंट खूबियां हैं, डेलिकेट और यंग। फिर दो दो एडजेक्टिव्स क्यों आएंगे, तो ए आप लगाएं पहली बात। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, एक ए रिमूव कर देते हैं, शी वॉज अ यंग एंड डेलिकेट गर्ल। लेकिन ये सेंटेंस अभी भी इनकरेक्ट है। उसकी रीजन क्या है कि यंग जो है उसकी वो कैटेगरी है एज में, और डेलिकेट जो वो ओपिनियन है। तो ओपिनियन पहले आना चाहिए, एज बाद में आना चाहिए। ये पास पेपर में एक करेक्शन आई हुई थी। तो आप पहले ओपिनियन लगाएं फिर एज लगाएं, डोसा कॉम का रूल या मैंने लिख दिया, ओपिनियन पहले एज बाद में। अच्छा, शी वॉज, तो राइट सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, शी वॉज अ डेलिकेट यंग गर्ल हु लव्ड ब्रेड एंड बटर। अच्छा, एंड भी रिमूव करना आपने, क्यों कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज को कोमे से सेपरेट करते हैं। ओके, एडजेक्टिवल फ्रेजेस। फ्रेज का मैंने आई थिंक सेकंड लेक्चर में इसका जिक्र किया था। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनके कोई क्लियर मीनिंग्स नहीं है, जो इंडिविजुअली सरवाइव नहीं कर सकते, इंडिविजुअली कंप्लीट मीनिंग ना दे सके, उसको फ्रेज कहते हैं। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिवल फ्रेज या पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज एक ही बात है, लेकिन मैं पार्टिसिपल यूज करूंगा। पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, ऐसा फ्रेज जो वर्ब से बने। ठीक है, वर्ब से बनकर एडजेक्टिव की खूबी दे, उसको पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। जिस तरह एक जैसे वर्ब है कुछ, क्राई चीखना, रन दौड़ना, अब ये वर्ब है। अगर इसके आगे आईएनजी लगा दें ये तब भी वर्ब रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि ये जो रनिंग है, क्राइंग है, ये एज अ एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं। एज अ एडजेक्टिव के तौर पे काम करने का मतलब ये किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। जिस तरह अगर वैसे हम यूज करें तो ही वॉज रनिंग, वो दौड़ रहा था। अब ये तो एज अ मेन वर्ब हो गया, लेकिन अगर वो कहें क्राइंग बेबी, चीखता रोता हुआ बच्चा, क्राइंग बेबी, तो ये बेबी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्राइंग यानी कि बच्चा रो रहा है। रोता हुआ बच्चा, बच्चा रो रहा है नहीं है, रोता हुआ बच्चा उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। प्लेइंग कंडीशंस, प्लेइंग कंडीशंस के, हालांकि प्लेइंग जो है वो वर्ब है, लेकिन प्लेइंग कंडीशंस की बात करेंगे तो वो पार्टिसिपल बन गया। अभी हम पार्टिसिपल, हमने देखा पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, इसको देखते हैं। फ्रेज यकीनन एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा। आई सा अ मैन, मैंने एक बंदा देखा, रनिंग इन द गार्डन, जो कि गार्डन में दौड़ रहा था। तो ये सारी की सारी पार्टिसिपल फ्रेज है। क्यों, अब इसमें पार्टिसिपल क्या है, रनिंग, रनिंग एक पार्टिसिपल है, और इन द गार्डन ये फ्रेज है, तो ये कंप्लीट मिलकर पार्टिसिपल फ्रेज कहता है। अच्छा, अगर इसमें रनिंग ना हो, सिर्फ इन द गार्डन हो, तो ये prepositional फ्रेज बन गया, वो खैर हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन रनिंग इन द गार्डन देखें इसका, अगर आई सा अ मैन, मैंने एक बंदा देखा, आई सा अ मैन, अगर मैं नेक्स्ट पार्ट को ऐसे हिडन कर दूं तो ये मैंने एक बंदा देखा, ये बात मुकम्मल होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पार्ट को छुपा दूं, आई सा अ मैन, मैंने नहीं, आई सा मैन बिल्कुल हिडन कर दिया।
सेंटेंस है, ये लाइन है कि रनिंग इन द गार्डन, गार्डन में दौड़ रहा था। अब बात कोई समझ नहीं आ रही, तो ये जो बात समझ नहीं आ रही है असल में फ्रेज है। ठीक है। और द मैन इज रनिंग इन द गार्डन, तो ये जो है यहाँ पर रनिंग फ्रेज, फ्रेज के पार्टिसिपल के तौर पे नहीं बल्कि एक मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रही। आई सा मैन, ठीक है, जरा ध्यान से आपने इसको समझना है। और मेरी स्पीड भी थोड़ी शायद तेज ही रहेगी लेकिन क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है फ्रेज, और आगे दो तीन केस ऐसे आएंगे जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, हु वाज रनिंग इन द गार्डन। आप कंपैरिजन करते जाएं। सबसे पहले ये सेंटेंस था रनिंग इन द गार्डन, और ये है हु वाज रनिंग इन द गार्डन, तो हु का इस्तेमाल हो गया, कंजंक्शन लग गया, तो इसको क्लॉज कहते हैं। क्योंकि क्लॉज अपना मीनिंग मीनिंग खुद देती है। हु वाज रनिंग इन द गार्डन, जो कि गार्डन में दौड़ रहा था। हु जो है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो गया, हु। ठीक है, हु एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो गया, हु वाज रनिंग इन द गार्डन, जो के दौड़ रहा था। इंडिविजुअली अगर यूज करेंगे तब, तो ये अपना मीनिंग कुछ ना कुछ दे सकता है, लेकिन ये क्लॉज है। जिसको क्लॉज को कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज भी मैंने पढ़ा दिया आपको, इसलिए पढ़ाया था ताकि ये चीजें समझ आए। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, प्लेइंग एज अ मेन वर्ब। आई सा अ बॉय, आई सा अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, मैंने लड़का देखा जो कि क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा था। तो आई सा अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है। तो इसको यहाँ पर जो प्लेइंग है वो एज अ पार्टिसिपल, और प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड ये पार्टिसिपल फ्रेज है। आई सा अ बॉय कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, ये भी। आई सा अ बॉय, अब यहाँ से अब एक और नया मतलब रूल बता रहे हैं आपको जिसमें मिस्टेक हो सकती है। आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, कोमा प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। अब ये हम बड़ी मोटी मिस्टेक करते हैं कि हम इस जगह पर आई सा अ बॉय के कोमा लगा दिया, प्लेइंग इन द क्रिकेट, यहां पर कोमा लगाना जुर्म है। ठीक है जी, इंग्लिश की लैंग्वेज में यहाँ पर कोमा लगाना जुर्म है। कोमा हमेशा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बाद लगता है, अगर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो, जिस तरह प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है, आई सा बॉय, फिर तो यहाँ पर आगे कोमा लग सकता है। लेकिन आई सा अ बॉय, अगर मैं इस पूरे हिस्से को छुपा दूं, तो आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, ये अपना मीनिंग दे रहा है कंप्लीट, तो फिर इसके बाद कोमा नहीं लग सकता। ये जो उम्मीद है समझ आई होगी। ओके, अब पार्टिसिपल फ्रेज तीन तरह के होते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये रूल वही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि जो एक्शन अभी कंटिन्यू हो रहा हुआ है, जिस तरह आई सा बॉय रनिंग इन द गार्डन, मैंने लड़का देखा जो दौड़ रहा था। प्रेजेंट, अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब याद रखें कि हरगिज ये नहीं है कि वो प्रेजेंट के सेंटेंसेस में होगा, नहीं नहीं। सेंटेंस, वो जो जमाना है वो माजी हो सकता है, लेकिन एक्शन उस वक्त हो रहा होगा। एक्शन माजी में भी एक्शन कंटिन्यू हो सकता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि जिसमें पार्टिसिपल ऐसी जगह पर यूज हो रहा है कि एक्शन कंप्लीट हो गया हो। एक्शन कंप्लीट हो गया, आगे एग्जांपल देखेंगे तो पता लगेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि एक्शन बस अभी ही कंप्लीट हुआ है, उसका इफेक्ट अभी भी है। ठीक है जी। जिस तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई सा अ मैन रनिंग इन द गार्डन, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मैंने एक बंदा देखा जो कि गार्डन में दौड़ रहा था। तो दौड़ रहा था, एक्शन कंटिन्यू है। द पुलिस caught द थीफ हाइडिंग बिहाइंड अ वॉल, पुलिस ने चोर को पकड़ा जो कि दीवार के पीछे छुप रहा था। हाइडिंग बिहाइंड अ वॉल, यानी कि अभी वो कंटिन्यू था। द थीफ वाज इन मूवमेंट, हाइडिंग आईएनजी वाली फॉर्म से लगा ली। हाइडिंग का मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। द पुलिस caught द थीफ हु वाज हाइडिंग बिहाइंड अ वॉल, जो के दीवार के पीछे छुप रहा था, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये पार्टिसिपल नहीं कहलाएगा, ये फ्रेज नहीं कहलाएगी, इसको क्लॉज कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को समझे। डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है? डैंगलिंग मॉडिफायर होता है जिस तरह से हमने ये सेंटेंसेस बनाए, द पुलिस caught द thief हाइडिंग बिहाइंड अ वॉल, जो दीवार के पीछे छुप रहा था, तो इस फ्रेज को हम शुरू में ले आए। ठीक है, जिस तरह
स्टैंडिंग एट द गेट, दरवाजे पे खड़ा हुआ एक बंदा है, दरवाजे पे खड़ा हुआ। स्कॉर्पियन स्टंग हिम, उसको एक बिच्छू ने काटा। ये सीएसएस में ना करेक्शन आई हुई है। स्टैंडिंग एट द गेट, अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, एक बिच्छू ने उसको काट लिया। और जबकि वो कहाँ खड़ा था, दरवाजे के साथ खड़ा था। तो ये दरवाजे के साथ जो खड़ा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्टैंडिंग एट द गेट। लेकिन अच्छा, यहाँ पर कोमा भी ठीक है। ठीक है, कोमा भी लगेगा, क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी तो कोमा लगेगा। लेकिन स्कॉर्पियन ने उसको काटा, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर ये जो गेट के साथ बंदा खड़ा है, उसके फौरन बाद नाउन नहीं आ सकता, फ्रेज के फौरन बाद नाउन नहीं आ सकता। ठीक है जी, प्रोनाउन आ सकता है, नाउन नाउन नहीं आ सकता। आ स्कॉर्पियन, ये तो नाउन है। तो अगर इसको यानी कि आप यूं समझें कि स्कॉर्पियन ने स्टंग हिम, उसको काटा एक्टिव वाइज से, तो आप इसको पैसिव वाइज बता दें। ही वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, उसको एक स्कॉर्पियन ने काटा। ही वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, एज अ सब्जेक्ट ही आ गया। एंटरिंग द सिनेमा, अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझें। डैंगलिंग मॉडिफायर को हम और एक दो एग्जांपल्स और भी करेंगे नीचे, नेक्स्ट पार्टिसिपल में, फ्रेज में। यहां पर एक और रूल समझे थोड़ा ध्यान से। पहले इसको देखते हैं। स्टैंडिंग एट द गेट, स्कॉर्पियन स्टंग हिम, जब वो दरवाजे के साथ खड़ा था, ही वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, उसको स्कॉर्पियन ने काटा। अब कब काटा? जब वो दरवाजे के साथ बिल्कुल खड़ा था और ये एक्शन कंप्लीट हुआ, यानी कि इसमें कोई भी गैप नहीं है, बिल्कुल भी गैप नहीं है। वो बंदा वहीं पे खड़ा है और स्कॉर्पियन उसको काट रहा है। अब ये नेक्स्ट, ये दो सेंटेंसेस हैं, दोनों करेक्ट हैं। एंटरिंग द सिनेमा, सिनेमा में दाखिल, अब एक बंदा हो रहा है, एक्शन कंटिन्यू है। हिज अंकल मेट हिम, करेक्ट है। एंटरिंग द सिनेमा, ही मेट हिज अंकल, ये भी करेक्ट है। ठीक है जी। तो अब ये कैसे करेक्ट है? अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म लग गई है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म लगी है, दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? हालांकि हमने कहा था कि सब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए। अच्छा, समझिए इस बात को। एंटरिंग द सिनेमा, सिनेमा में दाखिल होते हुए, ही मेट हिज अंकल, वो अपने अंकल से मिला। ठीक है, वो अपने अंकल से मिला, तो ठीक हो गया। क्योंकि जो मिलने वाला है उसका नाम पहले आ गया, ही मेट हिज अंकल, ही मिला ना अंकल से। अब ऊपर वाले सेंटेंस को देखो, एंटरिंग द सिनेमा, हिज अंकल मेट हिम, उसका अंकल उसको मिला। तो यहां पर अंकल उससे मिला, यहां पर वो अपने अंकल से मिला। तो दोनों सूरतों में मतलब सिचुएशन बेस्ड है, कि दोनों डिपेंड करता है कि कौन किससे पहले मिला। वैसे तो एक दूसरे से मिले, लेकिन हम एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं कि वो अपने अंकल से मिला या उसका अंकल उससे मिला। तो जो मिला उसका नाम पहले आएगा, और वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है जी, और प्रोनाउन के तौर पे भी। अब आ जाते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल सिंपल है कि जी, जिसमें एक्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा, आई सा अ मैन, मैंने एक बंदा देखा, ड्रेस्ड इन जीन्स, जिसने जीन्स शर्ट पहनी हुई थी। ड्रेस्ड इन यानी कि सेकंड फॉर्म आ गई। उसमें क्या थी? फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, रनिंग इन द गार्डन। और इसमें क्या है? ड्रेस्ड इन जीन्स शर्ट, जो जिसने जीन्स शर्ट पहनी हुई थी, इसको क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। और यहां से देखें, ये ड्रेस्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, इन प्रपोजिशन है, और जीन्स शर्ट नाउन है। एक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब यहां पर आ जाते हैं, इसको तो पहले बाद में पढ़ेंगे। द पुलिस कार्ड द थीफ हिडन बिहाइंड द वॉल, हमने अभी पीछे सेंटेंस पढ़ा था, द पुलिस कार्ड द थीफ हाइडिंग बिहाइंड द वॉल। हाइडिंग आ जाए तो प्रेजेंट, लेकिन हिडन है, जो कि बंदा, वो चोर छुपा हुआ था पहले का। ये सेकंड, ये थर्ड फॉर्म है, हिडन। तो उसको ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। अब एक सेंटेंस है कि द मैन वेयरिंग ब्लू जीन्स इज माय फ्रेंड। अच्छा, एक तो ये देखें कि वेयरिंग है, एक्शन कंप्लीट हो रहा है, ये इसकी वेयरिंग ब्लू जीन्स, ये पास्ट पार्टिसिपल है। द मैन वेयरिंग, हालांकि ये आईएनजी वाली फॉर्म है, लेकिन इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वेयरिंग ब्लू जीन्स, वेयरिंग ब्लू जीन्स का मतलब है कि उसने ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। देखे ना, ब्लू जीन्स को पहन तो नहीं रहा होगा ना,
पैंट पहन रहा हो फॉर एग्जाम्पल, उसको उस वक्त तो इशारा नहीं करके कहेंगे वो मेरा दोस्त है, बल्कि उसने पैंट पहनी हुई है। ठीक है, जिस तरह अगर किसी को हम अगर उर्दू में ये कहना हो वो बंदा कुर्सी पे बैठा है, अब उस उर्दू क्या है, वो बंदा कुर्सी पे बैठा है, इंग्लिश क्या होगी, ही इज सिटिंग इन द चेयर, ही इज सिटिंग इन द चेयर, तो सीटिंग आएगा, हालांकि वो बंदा बैठा है फिर भी सीटिंग आएगा। तो द मैन वियरिंग ब्लू जीन्स इज माई फ्रेंड। अब एक तो ये समझ आ गया आपको आपको कि वियरिंग को एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। ठीक है, सिर्फ ये केस है वियरिंग का, तमाम ऐसे नहीं होते। तो वैसे जितने भी आईएनजी वाले वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स वर्ब्स हैं, उनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहते हैं, लेकिन वियरिंग के लिए पास्ट पार्टिसिपल। एक तो ये बात, दूसरी इसको देखें कि वेयरिंग ब्लू जीन्स को हमने सेंटेंस के दरमियान में कट कर दिया, द बॉय द मैन वेयरिंग ब्लू जीन्स इज माय फ्रेंड। तो यहाँ पर बिल्कुल ये फ्रेज है उसने सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ओके, उसके बाद करेक्शन, इंजर्ड बाय अ ब्रिक, हिज कॉन्शियसनेस वाज लॉस्ट। तो हिज कॉन्शियसनेस वाज लॉस्ट, यहाँ पे गौर करें तो इंजर्ड बाय अ ब्रिक, पहली बात तो ये समझ लें कि इंजर्ड बाय अ ब्रिक है तो पास पार्टिसिपल फ्रेज है, क्योंकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आ गई इंजर्ड बाय अ ब्रिक। लेकिन या फिर कोमा आ गया और कोमे के बाद यानी कि ये फ्रेज, फ्रेज के बाद हिज कॉन्शियसनेस, ये क्या है? ठीक है जी, हिज कॉन्शियसनेस के बाद और ऑब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए, हिज कॉन्शियसनेस। तो हिज कॉन्शियसनेस ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसकी जगह आप बल्कि लिखें ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, ना कि हिज कॉन्शियसनेस वाज लॉस्ट। अगर हम हिज कॉन्शियसनेस करेंगे तो ये डैंगलिंग मॉडिफायर का इश्यू हो जाएगा। आप फौरन वो सब्जेक्ट लगाएं जिस जो इफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, हिज कॉन्शियसनेस इफेक्ट नहीं हुई, वो बंदा इफेक्ट हुआ है, तो वो बंदा क्या है, ही, और उस बंदे की ही कॉन्शियसनेस है, तो ये करेक्ट होगा पास्ट पार्टिसिपल वगैरह। और इसमें थर्ड कॉन्सेप्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट मतलब काम हो रहा है, पास्ट मतलब जो काम हो चुका, परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब काम हो तो चुका है लेकिन बिल्कुल अभी अभी हुआ है, बिल्कुल अभी। ठीक है, जिस तरह हैविंग फेड हिज डॉग ही लेफ्ट फॉर द मार्केट। तो हैविंग फेड हिज डॉग, अपने कुत्ते को खाना खिलाने के बाद वो मार्केट चला गया, ही लेफ्ट फॉर द मार्केट। हैविंग फिनिश्ड हिज असाइनमेंट ही वेंट टू स्लीप। इसका मतलब ये हुआ कि असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद, फिनिश करने के बाद फौरन बाद, ठीक है, गैप, टाइम गैप नहीं आया है, वो फौरन से लेट गया, सो गया। ठीक है, जिस तरह ये लेक्चर देने के बाद मैं सो जाऊंगा। तो हैविंग डिलीवर्ड, आगे इसको माजी में परफेक्ट में, तो हैविंग डिलीवर्ड माय लेक्चर आई वेंट टू स्लीप। अपना लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं सो गया। ओके, अब इसकी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा समझते हैं कि हैविंग भी है इसमें, फिनिश्ड भी है और असाइनमेंट है। ये जो हैविंग है आईएनजी वाली फॉर्म, तो इसको गौर करें तो आप जब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे थे तो आईएनजी वाली फॉर्म थी, तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। फिनिश्ड है वो थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और इसमें नाउन भी है, तो ये तीनों मिलकर परफेक्ट पार्टिसिपल बनते हैं। तो इसमें है देखिए, हैविंग अटेंडेड बाय लेक्चर, लेक्चर अटेंड करने के बाद आई सैट डाउन टू माय डिनर, मैं डिनर करने लगा। हैविंग इंजर्ड बाय अ ब्रिक ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, ये वही सेंटेंस आ गया। लेकिन इसमें क्या है कि हैविंग इंजर्ड बाय अ ब्रिक यानी कि सर पे चोट लगी, उसको ईंट लगी, हैविंग इंजर्ड बाय अ ब्रिक। ठीक है, हैविंग इंजर्ड बाय अ ब्रिक यानी कि ईंट से जख्मी होने के बाद ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, उस अपनी कॉन्शियसनेस छोड़ दी अपने, बिल्कुल वो दिमागी तौर पे उसको होश नहीं रहा, ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, वो बेहोश हो गया। हैविंग एंटर्ड द सिनेमा ही मेट हिज अंकल। अब एक था कि एंटरिंग द सिनेमा, पीछे क्या था, एंटरिंग द सिनेमा, सिनेमा में दाखिल होते वक्त ही मेट हिज अंकल, लेकिन ये है हैविंग एंटर्ड द सिनेमा, अब सिनेमा में वो एंटर हो चुका है, एंटर होने के बाद उसके अंकल से मुलाकात हुई है। ठीक है, थोड़ा फर्क है दोनों में, आपने समझ लेना है। हैविंग कॉट बाय द पुलिस ही अपोलोजाइज्ड,
यानी कि चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ के थाने ले गए, फिर वो अपोलोजाइज करते हैं। ठीक है, या उसी वक्त जैसे उसको कॉलर पकड़ा, उसको घसीटना शुरू किया, उसने माफी मांगनी शुरू कर दी वगैरह वगैरह। हैविंग सेड दैट इस तरह। ओके जी, इसमें अब करेक्शन देखें। डेंगलिंग मॉडिफायर वही करेक्शन है। एंटरिंग द रूम, द डोर वॉज शट एट वंस, ये भी आई थिंक पास्ट पेपर की करेक्शन है। एंटरिंग द रूम, अब इसको समझें कि इनकरेक्ट क्यों है। एंटरिंग द रूम, द डोर वॉज शट एट वंस। अब एंटरिंग द रूम का मतलब है कि रूम में वो दाखिल हो रहा है। अब और जबकि नेक्स्ट ये जो पार्ट है इसका मतलब द डोर वाज शट एट वंस, तो डोर, दरवाजा एकदम कैसे बंद हो सकता है, वो तो कमरे के अंदर दाखिल हो रहा है। इसका मतलब है एक टांग उसकी कमरे के अंदर है, एक कमरे से बाहर है, बिल्कुल उसी जगह पर है जहां पर दरवाजा है। तो जब वो उस लोकेशन पर है तो दरवाजा बंद हो ही नहीं सकता, तो इस तरह ये इनकरेक्ट है। अच्छा, एक तो इसमें ये इशू है। दूसरा इशू ये है, एंटरिंग द रूम द डोर वाज शट एट वंस, हमने कई बार कहा है कि जो डोर है वो तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसमें सब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए, तो इसको कहते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर। यहाँ पर ये इशू भी है, तो दोनों इशू को ऐसे रिजॉल्व करते हैं। एंटरिंग द रूम, ही शट द डोर एट वंस, ही शट द डोर एट वंस, उसने दरवाजा फौरन बंद किया। अब वो दरवाजा बंद कर ही नहीं सकता, जो तो दाखिल हो रहा है। ठीक है जी, तो इसका सॉल्यूशन, कुछ टीचर्स इसका सॉल्यूशन ये देते हैं, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि एज ही एंटर्ड द रूम, ही की जगह दा कर लें, एज ही एंटर्ड द रूम, जैसे वो दरवाजे में, कमरे में, घर रूम में दाखिल हुआ, ही शट द डोर एट वंस, उसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन नहीं, क्योंकि ये फ्रेजल है, तो फ्रेज को, अब ये तो क्लॉज बन गया, हमने इसको फ्रेज में जवाब देना है, फ्रेज में कनेक्ट करेक्शन करनी है। तो आप इसको कहें, इससे करेक्ट सेंटेंस बनेगा, हैविंग एंटर्ड द रूम ही शट द डोर एट वंस। रूम में दाखिल होने के बाद उसने दरवाजा बंद किया। ठीक है, फर्क हो जाएगा। एंटरिंग द रूम का मतलब रूम में दाखिल होते हुए, हैविंग एंटर्ड वो दाखिल हो गया है, फिर उसने दरवाजा बंद किया। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करें। हैविंग फिनिश्ड माय डिनर आई वेंट फॉर अ वॉक। ओके जी, कुछ पास्ट पेपर्स की करेक्शंस हैं, ये ज्यादातर कर ली होंगी। पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज, कराची वाज द मोस्ट एक्टिव। अच्छा, डेंगिंग मॉडिफायर, गौर करें। पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज, ये बात तो समझ आ गई पहली बात, तो ये आपने डिटेक्ट करना है, ये फ्रेज है, पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज। अच्छा, पासिंग थ्रू है यानी कि गुजरते हुए, तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये फ्रेज है पार्टिसिपल फ्रेज, तो उसके बाद फौरन बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म। कराची वाज द मोस्ट एक्टिव, तो कैसे पता लगेगा कराची वाज द मोस्ट एक्टिव। कराची तो मतलब पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज। अब कराची तो पास नहीं कर रहा ना डिफरेंट सिटीज को, कोई बंदा ही होगा जो क्रॉस कर रहा होगा, तो वो बंदा कहाँ है, वो बंदा तो यहाँ इस पार्ट में वो बंदा नजर ही नहीं आ रहा। तो आप कहें उस बंदे को ले आए, ही फाउंड दैट कराची वाज द मोस्ट एक्टिव, ही फाउंड दैट, उसने देखा कि कराची मोस्ट एक्टिव है। हालांकि काफी इसमें एडिशन हो गया, लेकिन चूंकि हमें सब्जेक्टिव फॉर्म लेकर आनी है, ठीक है, तो आप ही फाउंड दैट, ही थॉट दैट, ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ही को लेकर आओ, फिर ये करेक्ट बनेगा। या इसका ये भी हो सकता है, हैविंग पास्ड थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज ही फाउंड दैट कराची वाज द मोस्ट एक्टिव, दोनों से ही हो सकते हैं। लेकिन जो कि हमारे पास ये है कि पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज, तो फिर पासिंग थ्रू ही यूज कर लें। ओके, इसकी अब मैं एक छोटी समरी बना देता हूँ। पार्टिसिपल फ्रेज तीन तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, एक्शन कंटिन्यू है, जिस तरह एंटरिंग, अब तीनों को मैंने एंटरिंग से बनाया। एंटरिंग का मतलब आई सॉ अ कैट एंटरिंग द रूम, ये फ्रेज है। आई सॉ अ कैट एंटरिंग द रूम, मैंने एक बिल्ली को कमरे में दाखिल होते हुए देखा। एंटरिंग द रूम, अब वो दाखिल हो रही है। पास्ट पार्टिसिपल को इसे एंटर्ड में किस तरह यूज करेंगे, ही हिट द कैट एंटर्ड द रूम, उसने बिल्ली को मारा जो कि कमरे में दाखिल हो चुकी थी। एक्शन कंप्लीट। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, हैविंग एंटर्ड द रूम। अच्छा, इसको मैंने फिर यहाँ पर शुरू में लिया है। हैविंग एंटर्ड द रूम द कैट ब्रोक द ग्लास बाउल, कैट ने शीशे का बाउल तोड़ दिया।
अब तोड़ने वाला कौन है? कैट। तो फिर ये आप कैट बिल्कुल सही है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अगर यूं हो जाए, हैविंग एंटर्ड द रूम द ग्लास बाउल वाज ब्रोकन, ग्लास बाउल तोड़ दिया गया, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, डेंगलिंग मॉडिफायर का इशू हो जाएगा। बल्कि मैंने लिखा हुआ भी है, द ग्लास बाउल वाज ब्रोकन, इनकरेक्ट है। ओके, कुछ एरर्स हैं जो ये प्रीवियस लेक्चर से भी शामिल हैं। कुछ एरर्स आपने कंपाइल करना है। यू आर टॉलेस्ट देन आई एम। अब दो बंदों का कंपैरिजन हो रहा है, तो डिग्री कौन सी लगाएंगे आप? कंपैरेटिव। यू आर टॉलर देन आई एम, टॉलर आएगा, टॉलेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा, देन का यूज हुआ है टॉलर का, तो यू आर टॉलर देन आई एम, यानी कि पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे इसका भी ख्याल रखना है। कागान इज अ वर्थ सीइंग प्लेस। वर्थ सीइंग प्लेस एज अ एडजेक्टिव है, लेकिन इसका सही यूज है कागान इज अ प्लेस वर्थ सीइंग, क्योंकि वर्थ सीइंग जो है ये एडजेक्टिव है। तो कागान असल में है क्या? वो प्लेस है। तो प्लेस यानी कि नाउन आ गया, उसके बाद एडजेक्टिव यूज करें। सीबी इज हॉटेस्ट देन एनी सिटी, नहीं, सीबी इज दी हॉटेस्ट। पहली बात तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके साथ दा का इस्तेमाल आएगा। सीबी इज दी हॉटेस्ट देन एनी अदर सिटी, किसी भी दूसरे सिटी से हॉट है। दिस इज द मोस्ट कंप्लीट बिल्डिंग, नहीं, दिस इज अ कंप्लीट बिल्डिंग। कंप्लीट कंप्लीट ही होता है, मोस्ट या लेस, मोर ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। इसी तरह सर्कल के लिए हमने कल बताया था कि सर्कल मतलब कंप्लीट सर्कल, मोस्ट कंप्लीट नहीं, सर्कल कंप्लीट है, सर्कल सर्कल ही है, वो ज्यादा कंप्लीट कम कंप्लीट नहीं हो सकता। ही इज मोर क्लेवर देन हिज सिस्टर। तो क्लेवर के लिए आप सुपर कंपैरेटिव डिग्री यूज करें मोर के बजाय, ही इज क्लेवरर देन हिज सिस्टर। लेकिन अगर एक ही बंदे की दो खूबियां आ जाएं, ही इज क्लेवरर देन इंटेलिजेंट, तो ही इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट, तो फिर क्लेवर क्लेवरर यूज नहीं होगा, क्लेवर और इंटेलिजेंट के दरमियान कंपेयर कर रहे हैं, तो वो ठीक है। ये कल भी हुआ था। विच ऑफ दीज टू बुक्स, विच ऑफ दीज टू बुक्स इज द बेस्ट। अब दो बुक्स हैं, ठीक है जी, दो बुक्स हैं और हम यूज कर रहे हैं बेस्ट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बेस्ट तो मल्टीपल चीजों के थिंग्स के लिए होता है। तो यहाँ पर यकीन कंपैरेटिव डिग्री आएगी, टू बुक्स हैं तो बेटर हम वर्ड यूज करेंगे। डिड यू हैव सम गुड बुक्स, क्या तुम्हारे पास कुछ, तो कुछ अच्छी किताबें हैं? तो यहाँ पर सम की जगह एनी यूज करें, क्योंकि सम पॉजिटिव मीनिंग में यूज होता है, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए हम एनी यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि गुड बुक्स, ठीक है, और सम भी एडजेक्टिव है, गुड भी एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम कहें आई हैव सम गुड बुक्स तो ठीक होगा, लेकिन अगर उसमें यूं कह दें कि आई हैव नॉट सम गुड बुक्स, ये भी गलत होगा। नॉट यूज हो गया तो फिर एनी यूज करें। क्वेश्चन बनाना है तो भी एनी यूज करें। आई हैव नॉट हर्ड द लास्ट न्यूज, मैंने जो लास्ट न्यूज है वो नहीं सुनी, लास्ट वर्ड गलत है, लेटेस्ट यूज करें, क्योंकि लेटेस्ट है, नई खबर। लास्ट का मतलब तो ये हुआ ना, अब मल्टीमीडिया खत्म हो गया, बिजली दुनिया से खत्म हो गई, न्यूज दोबारा आएंगी नहीं, फिर लास्ट होगा, तो लेटेस्ट। फिर भी लास्ट नहीं होगा, क्योंकि बंदे वैसे एक दूसरे को खबरें दे देते हैं। मे माई सॉरी माई ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, ये कल हमने रूल पढ़ा था। माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। जब हम बात कर रहे हैं कि खूनी रिश्तों की, ठीक है, ब्लड रिलेशंस की, तो फिर ओल्डर के बजाय एल्डर इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्रदर है तो ब्रदर ओल्डर नहीं एल्डर होगा। और अगर कंपैरिजन करना हो एज में, ठीक है, माई ब्रदर इज 3 years ओल्डर देन मी, फिर ओल्डर आएगा। ओके जी। अली इज, ये प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, आप खुद करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और देखें इसमें केयरफुल के साथ क्या आएगा, बैड के साथ मोर, और वगैरह वगैरह। ठीक है जी, सीएसएस के कुछ यहीं पर हैं, और कुछ हमने कर लिए होंगे, कुछ मैं वैसे बता देता हूँ। आई वॉज रादर इम्प्रेस्ड बाय द मैनर ऑफ द ओरेटर देन बाय हिज मैटर। आई वॉज रादर इम्प्रेस्ड बाय द मैनर ऑफ द ओरेटर, यानी कि जिस तरह से उन्होंने बयान किया। तो यहाँ पर ओरेटर के बजाय ओरेशन लगा है,
ठीक है, देन बाय हिज मैटर, यानी कि जो उसका कंटेंट है उससे ज्यादा उसका उसने उसने जो बोला है जिस तरह वो ज्यादा बेहतर है ओरेटर की जगह, क्योंकि दो सेम चीजों का कंपैरिजन होता है, डिफरेंट का नहीं। ओरेटर बोलने वाला है, मैटर वो मटेरियल है, जबकि मैटर और ओरेशन हो सकता है उसका स्पीकिंग स्टाइल, इसका कंपैरिजन हो सकता है। द चाइल्ड इज द प्रीटिएस्ट ऑफ द टू, टू आ गया तो सेकंड डिग्री लगाएं, कंपैरेटिव डिग्री प्रीटियर लगाएं। द चाइल्ड इज द प्रीटियर ऑफ द टू, द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी, ये हो गया। पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन एनी, ऐसे बोल के नहीं हुआ, पर पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान, इस तरह का एक सेंटेंस था, हमने पीछे करेक्ट किया है। ओके, सन 2000 से 2000 में ये सेंटेंस आया हुआ है, द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज बेटर देन इंग्लैंड। अब एक तरफ क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ सिर्फ इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड और पाकिस्तान का कंपैरिजन तो हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान और इंग्लैंड का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो अगर आपने इधर नहीं लगाना, तो वैसे तो मैंने लिखा भी नहीं, ही इज वेटिंग फॉर बेटर, वही जगह देते हैं। तो आप क्या कहेंगे जी, द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि आप खुद ही करें, मेरे ख्याल से मैंने कल ये करवाया होगा। तो इसके आप क्या करेंगे जी, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज बेटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड, सिंपल है। ही इज वेटिंग फॉर बेटर एंड प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज, ये भी हो गया, कल डिटेल से किया था। अ गुड रीडर मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड पोजेस इंटेलिजेंस। अब एक तरफ तो कहता है कि हार्ड वर्किंग हो, अच्छा दूसरी तरफ कहता है कि जी पोजेस इंटेलिजेंस, यानी कि वर्ब का इस्तेमाल कर दिया, पोजेस करे इंटेलिजेंस। तो दो एंड लगा के दो एडजेक्टिव के तौर पे काम, दो एडजेक्टिव्स बनाने की कोशिश कर रहा है वो। तो अ गुड रीडर मस्ट बी हार्ड वर्किंग हो और इंटेलिजेंट हो, बात खत्म। इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलिजेंट। और लास्ट है कि सेंट पीटर इन रोम, रोम में जो सेंट पीटर है, आई थिंक वो है चर्च है, इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर चर्चेज, वो लार्जेस्ट है ऑल अदर चर्चेज में। तो आप सिंपल कहेंगे कि सेंट पीटर रोम जो है वो लार्जेस्ट चर्च है, ऑल अदर चर्चेज की बात करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो लार्जेस्ट है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड हुआ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।